बहुत ही सम्मानित गेस्ट हमारे राजविंदर जी, स्वागत है आपका रियल इन्फो के स्टूडियो में। और आज का विषय है साइबर सिक्योरिटी। जी राजविंदर। नमस्कार अमृतपाल जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेके आज हम आपके सामने आए हैं। देखिए, जितना डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है सारी दुनिया में, हम एनईपी की बात करें, उसमें भी डिजिटलाइज़ेशन की बात है, हर तरफ डिजिटलाइज़ेशन है, डिजिटल रूपी है, हर काम जो है हमारे मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे चल रहा है। जी तो जी। इस साइबर वर्ल्ड में जितना ज़्यादा उसका फैलाव हो रहा है, उससे उतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी है। पढ़ रही है। जितने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, वो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी हो रहे हैं। जी एनईपी के जो सेमिनार्स थे, जिसमें ट्रेनिंग्स थी, उसमें आपने भी ट्रेनिंग अटेंड की और आपने जी 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 सुना होगा कि जी। बेहरा सर जो हाँ, हमारे हैं, सीआईटी एनसीईआरटी से आए हाँ, थे। एनसीईआरटी, जी उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया है कि डिजिटलाइज़ेशन के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी भी सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, जिसको हमें ध्यान में रखना है। जी और जी। इस चीज़ को अध्यापकों के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाना और बच्चों के माध्यम से समाज तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज ये जो हम साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है, वो लेके आपके सामने आए हैं। जी। तो तो अमृत जी। देखिए, इसमें देखिए मैं बात कर रहा था कि जब साइबर सिक्योरिटी है ना, तो जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है, उसका थ्रेट भी तो शुरू हो गई है ना। उसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम से कम टीचर्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल, टीचर्स को गाइड करने का मतलब समझिए क्या हो रहा है कि हम पहले तो खुद को एजुकेट करने में कामयाब हो जाएँगे। और अगर समाज में टीचर समझदार हो गया, उसको जानकारी सारी मिल गई, तो वो कहीं न कहीं बच्चों को भी दे देगा। और अगर बिल्कुल। बच्चों तक पहुँचती है, तो फिर आप समझ सकते हैं पूरे समाज तक वो पहुँच जाती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो पहला प्रावधान है, वो हमें साइबर सिक्योरिटी का ही करना चाहिए। जो पहला लेक्चर है, वो साइबर सिक्योरिटी का लगना चाहिए। और हम इसे 7-8 साल से कर रहे हैं। आपको याद होगा इन सर्विस कर में भी हमने किया और उसमें बड़ा सुधार आया। आज पंजाब के टीचर्स में मैं अगर देखता हूँ वो जागृति है, तो कहीं न कहीं इसका कारण आप भी हैं, हम भी हैं और हमारे वो सभी ऑफिसर साहबान हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया था। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, आज के कोविड के बाद डिजिटलाइज़ेशन का थोड़ा प्रसार बहुत बढ़ा है। जी। ये तो आप भी मानेंगे। पहले हम चाहे इतना ज़्यादा ज़ोर जो डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर नहीं देते थे कि कोविड के बाद, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन कह लीजिए, बच्चों को जो वाया जो और मीडिया से तो पढ़ाया जा रहा था, उसके कारण डिजिटलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी। बच्चों में भी इसकी अवेयरनेस हुई है और टीचर्स में भी जी, अवेयरनेस देखिए हुई ना, है। आज से कुछ साल पहले टीचर्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे नहीं थे, कर रहे थे, ठीक है ना? बिल्कुल। फिर उन्होंने लैपटॉप लेने शुरू कर दिए, हाई एंड मोबाइल लेने शुरू कर दिए और बच्चों के पास भी, आज हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में हम कहते हैं कि बहुत गरीब बच्चे हैं, उन्होंने भी चेष्टा की और वो भी कामयाब हुए कि ऑनलाइन क्लासेस वो लगाने लग गए, वो मोबाइल पे आ गए। मगर जब ये चीज़ें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, नेटवर्क आ गया, तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसकी थेफ्ट, उसका डैमेज, उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसके भी तो चांसेस बढ़ गए ना। बिल्कुल, जिस टीचर्स को कभी फिक्र नहीं होती थी कि मेरी जानकारी कोई कैसे चुरा सकता है, वो तो मेरी अलमीरा में बंद है, वो उसको कैसे मेरी पिक्चर्स मिल सकती हैं, वो तो मैंने किसी को शेयर कभी नहीं की, वो तो मेरे पास अलमीरा में है, वो तो मेरे फ्रेम में है, वो कैसे किसी के पास जा सकती है? बच्चों की जो जानकारी है, वो किसी के पास कैसे जा सकती है? कैसे? मेरे बैंक में तो मैं साइन करके जाके खुद बैंक से पैसा निकालता हूँ, वो भला कैसे कोई निकाल सकता है? तो ये समस्याएं जो आज से 2, 4, 5 साल पहले नहीं थी, अब वो पूरी तरीके से हमारे पे आ चुकी है। इसलिए इस बिल्कुल। डेफिनेशन को समझने की जरूरत है कि ये जो थेफ्ट है, इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, इसके लिए हमने क्या-क्या करना है। अगर ये हम समझ लें, तो मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में पहला कदम हम बढ़ा देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये समझने की बात है कि साइबर है क्या? हाँ, वर्ड साइबर ही हम समझ वो लें सबसे साइबर पहले क्या है? और फिर साइबर तो सिक्योरिटी पे आएँ। अब साइबर की बात करें तो देखिए, आपके सामने जब क्या यूज़ कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ हो रहा है जी, हमारा। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्किंग हो रही है, नेटवर्क जो है यूज़ हो रहा हुँ। है। एप्लीकेशंस या जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जी, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जो बात है, डाटा। जी, डेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डाटा सबसे आज के टाइम की सबसे बड़ी वार जो होगी, तो मुझे लगता है डाटा है। वार ही है। जी, जी, जी। और उसके बाद इन सब चीज़ों का प्रयोग कर कहाँ रहे हैं? किसी जी। न किसी आप डिवाइस पे कर रहे हैं, हाँ। चाहे आप मोबाइल पे कर रहे हैं, चाहे जी, जी, टैब जी, पे कर जी। रहे हैं, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर रहे हैं, हाँ। कर तो आप यहीं रहे हैं सब जी, चीज़ें। यानी कि ये हमारा साइबर हो गया
और उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है कि जो सिस्टम कर रहे हैं आप बता रहे हैं उसकी सिक्योरिटी हो जाए, जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी हो जाए। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच चुकी है, मान लो बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमने हजारों बच्चों की देखिए हमारी वेबसाइट में चलती है, ठीक है ना, हमारी एज ए टीचर चलती है, तो उसकी सिक्योरिटी, जिस नेटवर्क पे वो सारी इन्फॉर्मेशन घूम रही है उसकी सिक्योरिटी। और इस तरह अगर हम दो शब्दों को समझेंगे साइबर और सिक्योरिटी, तो ये हमारी समस्या हल हो जाती है कि करने क्या जा रहे हैं, सेमिनार में हम समझने क्या जा रहे हैं। देखिए, जैसे पहले ही मैंने कहा कि डाटा की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने सिस्टम में रखते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या आपके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो वो डाटा है, उसकी सिक्योरिटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट। जी और आज की डिजिटलाइजेशन में जिस तरीके आपने सुना होगा कि हैक जो हो जाते हैं जी, कंप्यूटर अनऑथराइज्ड एक्सेस में वर्ड यूज करता हूँ कि वो हैक unauthorized। कैसे हो गया, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया। बिल्कुल, कभी हमारी गलती भी रहती है। जी जी, हमारी गलती से होता है। कोई जैसे पासवर्ड गलत हो गए, पासवर्ड हमने बहुत आसान जी से रख जी, दिया, आसान बना लेते हैं। किसी दूसरे को ओटीपी बता दिया। फिर हम डिटेल डिस्कस करते एक्चुअली हमारे में अवेयरनेस नहीं है साहब, हम यूज तो कर रहे हैं मोबाइल को, जी 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 लेकिन वी आर नॉट फुली अवेयर अबाउट द साइबर सिक्योरिटी जी जी कि कैसे हमने यूज करना है, किस क्या जो हमें ध्यान रखना है जब हम मोबाइल को या अपने इस जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, इसका ध्यान कैसे रखना है, उसके लिए हमारे को अवेयरनेस की जरूरत है और उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जी। और इसकी इम्पोर्टेंस अब बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब डेटा बहुत बढ़ गया है, हमारे वो नेटवर्किंग बहुत बढ़ गई है, हमारे डिवाइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उसकी जो सेफ गार्ड है उसके भी हमें करना है, उसका मिसयूज भी बचाना है, उसकी थेफ्ट भी बचानी है। देखिए पहले हमें खतरा होता था कि कोई हार्डवेयर उठा के ले जाएगा, मगर अब हमें खतरा है कि उसके अंदर का डेटा कोई ले जाएगा, Data। उसको कोई करप्ट कर देगा। तो उससे बचने के लिए हमें ये समझना है कि अगर उसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो डेटा अपने आप में इतना कीमती है, अगर वो लॉस हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उससे हमारी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, ठीक है ना, उससे फिजिकल हार्म भी हमें हो सकता है, बिजनेस तो बिजनेस पूरा खत्म हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा, वो अभी मेरे मोबाइल पे है या मेरे पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले तो वो अपने नाम से उसको छाप सकता है। तो हो सकता है मैंने पूरा एक थीसिस लेके तैयार करके बैठा हुआ हूँ, 1000 पेजेस का रिसर्च करके बैठा हूँ, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, अगर वो उसको कोई एक्सेस कर गया तो वो मेरी जो इतनी मेहनत थी हजारों पेज की, कई सालों की, दशकों की, हो सकता है कोई ले जाए। बिल्कुल ठीक बात आपकी। देखिए, आज के डिजिटलाइजेशन के युग में एक इंसान से लेके, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से लेके, बड़ी से बड़ी सरकार और सारे दुनिया की सरकारें जो अपना जो भी काम कर रही हैं, वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हाँ, कर सब कुछ उस पे आ रही चुका है हैं। ना। चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, हाँ चाहे फाइनेंशियल सेक्टर है, जी 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 चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, तो वो सारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही चल रहा है। चाहे आप देखिए जितना भी वारफेयर का सारा है, हाँ मिसाइल्स की प्रोग्रामिंग हाँ, है, वो सारी उस पे आ आपके चुकी है। रॉकेट्स की प्रोग्रामिंग है, वो सब चीज़ जो कि यहाँ अवेलेबल है, आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देखिए अवेलेबल है। पहले स्पाइस क्या करते थे, पहुंचते थे वहां तक और फिर वो उसको चोरी करते थे। अब वो कितना आसान हो गया कि अगर वो स्पाई की हैक पहुंच करने में गई। कामयाब हो गया तो वो आपके कंप्यूटर से वो मिसाइल का सारा डेटा ले सकता है ना। बिल्कुल, देखिए जी जी वही ड्रोन के तरीके से हो गया ना कि ड्रोन के तरीके से वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहुंच गया, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो चाहिए किसी बंदे की जी जरूरत नहीं जी है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करता जाएगा, जी जी। वो आपके कंप्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर अब कर देगा। देखिए इंटरनेट हो गया, बैंकिंग हो गया, कितनी एक्टिविटी हम रोज उस पे कर रहे हैं, हमारे वो स्मार्टफोन पे चल रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले बैंक जाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, आज वो हमारे मोबाइल में आ चुका है। पहले एंटरटेनमेंट के लिए मुझे सिनेमा घर जाना पड़ता था, वो मेरे मोबाइल पे आ चुका है। तो सारी जानकारी, हमारी तस्वीरें, हमारे अपने वीडियोस, वो सारी चीजें उसमें आ चुकी हैं। अब हम क्लाउड पे देखो कितना डिपेंड करते हैं बिल्कुल कि मैं सिर्फ अपने लैपटॉप में डेटा नहीं रख रहा हूँ, मोबाइल में रख रहा हूँ, मैं क्लाउड में रख रहा हूँ। क्लाउड में। अगर वो क्लाउड कॉपी हो जाए कहीं से, उसको हैक करने में आप कामयाब हो जाए, तो वो तो मेरा पूरा का पूरा डेटा आप ले लेंगे। देखो, आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारा डाटा जो है फेसबुक से चोरी हुआ है। इवन कि आधार का डाटा जो है वो चोरी हो गया, जी जबकि आधार बहुत सिक्योर गिना जा, उसके हाँ सर्वर बहुत सिक्योर गिने जा रहे जी थे। जी जी इसी तरीके से थोड़ी 2-3 महीने पहले मैंने देखा कि हमारा जो एम्स दिल्ली का था, उसका मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट का डाटा था, अच्छा, वो चोरी हो गया। कितनी कोई अच्छी आम बंदा पूछे तो मेडिकल पेशेंट के रिकॉर्ड का क्या क्या करना है करेंगे अभी? जी। लेकिन नहीं, वो डाटा भी कंपनी बाय करती है करने वाले उसके करते हैं करके। और यदि कोई बहुत सारा वीवीआईपीस का डाटा है, उसके जी। ब्लड ग्रुप, उसकी प्रॉब्लम, उसको क्या क्या है, तो दूसरे देश इसके प्राइवेसी है ऊपर ना, प्राइवेसी पे कितना कितना बात असर। है देखा बिल्कुल इसी जाए तो। तरीके से देखिए, आप मोबाइल में हर चीज, आप बैंकिंग का सारा प्रोसेस मोबाइल पे कर रहे हैं, जी जी आप क्रेडिट कार्ड से करें। आज की डेट में मोबाइल की इतनी वैल्यू नहीं है, कभी मोबाइल गुम जाए तो बंदा कहता है यार मेरा तो समझिए कि सारी दुनिया खत्म हो गई।
कि मेरे पास जो असली वो कहते हैं मोबाइल तो ले जा, मेरा डाटा किसी तरीके मुझे मिल जाए। हाँ, उसको उसकी कीमत का वो नहीं है दुख कि वो मेरा 10,000 का या 50,000 का मोबाइल लिया है। जो डाटा लाखों का डाटा है, शायद लाखों का उसकी डाटा है, और जो बड़ी मुश्किल से वो जी, इकट्ठा जी, किया जी, जाता जी, है, जी, जी। और ये एक छोटी सी गलती के कारण, इवन आज मैं देख रहा था, मेरे को कोई सेस कर रहा था, वो मुझे पूछ रहे हैं जी, गिव राइट टू असेस योर फोटो, हाँ, हाँ, गिव हाँ। राइट टू जी, असेस जी, जी, योर जी, जी। कॉल, हाँ, permission गिव आती है। परमिशन हाँ, ग्रांटेड हाँ। फॉर। तो मैं देख रहा था कंपनी की, जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे सारे राइट ले लेते हैं पहले कि आपके डाटा को वो असेस कर लें। जी, जी। नहीं, ये और सोच के देना चाहिए, तभी मैं कहता हूँ कि बहुत सारी ऐप्स को यूज करना से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऐप की आपको जरूरत है। हाँ। दूसरी बात, क्या उस ऐप में वो जो परमिशन आप दे रहे हैं वो परमिशन देने के हक में है। अगर ये सब हमें पता हो तो यही तो साइबर सिक्योरिटी का प्रथम चरण है ना। अगर हम इसको पहचान ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि साइबर क्राइम्स आते हैं इससे सर। और ये जो साइबर क्राइम्स आएंगे वो क्या है, वो समझने की जरूरत है कि अगर कोई इलीगल एक्सेस कर गया, वो ऐप में हमने परमिशन दे दी, और वो उसके पास अगर इलीगल एक्सेस आ गया उसका, तो वो तो क्राइम में आ गया। बिल्कुल। अगर वो इलीगल इंटरसेप्शन करने लग गया कि मैं किसको कॉल कर रहा हूं, मैं किससे पहुंच कर रहा हूं, तो वो इंटरसेप्शन अगर वो चल रही है तो इसका मतलब वो इलीगल है ना। बिल्कुल। अगर वो इलीगल है तो वो क्राइम में आ गया। अगर वो पेगासस का मामला देखिए जी, पीछे जी, कितनी जी, देर जी। चला ही है, कि उसकी कॉल की इंटरसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर सिस्टम में अगर इंटरफेरेंस करने में कोई कामयाब हो गया तो वो अपने आप में कितनी बड़ी मुसीबत है कि हमारे वो सिस्टम है। आप देखिए, बैंकिंग का सारा सिस्टम चलता है, एक बैंक जो हजारों बैंक से जुड़ा हुआ है, अगर वो हम सिस्टम में इंटरफेयर करने में कामयाब हो गए तो हम तो सारा डेटा वहां से लेने में कामयाब हो गए। अगर हमने डेटे को ही इंटरफेयर कर लिया, अगर उसमें ही हमने शोधना करनी शुरू कर दी, उसमें शोध करने में कामयाब हो गए, तो वो तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और कई बार हम डिवाइस का मिसयूज, हार्डवेयर का मिसयूज कर लेते हैं। अब जैसे मोबाइल है, मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप मोबाइल किसी को 5 मिनट में किसी के हाथ में दे दे तो आपका लाखों रुपया वो निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो मिसयूज किसका कर गया? डिवाइस। ओटीपी उस पे आना था। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आजकल जो अपने एटीएम्स हैं उसके ऊपर डिवाइस का बहुत प्रयोग हुआ है। अच्छा। वहाँ क्या कर रहे हैं कि जो एटीएम, जहां में आप अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी डिवाइस लगा देते हैं, यानी जो खाली जगह है जहाँ पे ज्यादा नहीं, तो जब आपका कार्ड आप एटीएम के अंदर डालते हैं तो वो डिवाइस जो है आपका सारा डाटा वो मैग्नेटिक स्ट्रिप से रीड कर लेती है, और वो डाटा ट्रांसफर हो जाता है आपका उस हैकर के पास। तो जिसका आप बात कर रहे थे मिस यूज ऑफ डिवाइस, ये सारे ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, और इसमें वो करेंगे क्या? इतना कुछ करने का एक लास्ट मकसद उनका है फ्रॉड। कि वो आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहते हैं, कि वो आपको उससे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये इससे बचने के लिए हमने सारा सिस्टम समझना है कि साइबर क्या है, सिक्योरिटी क्या है, और फिर हमारे साइबर क्राइम क्या है, ताकि हमें पता तो हो कि हमारे साथ ये अपराध हो चुका है और किसी ने ये अपराध किया है। अगर हमें पता होगा तभी हम इसकी रिपोर्ट कर पाएंगे ना। देखिए, नटशेल में कहें, साइबर क्राइम्स आर दोज व्हिच आर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म विद यू। जी, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आप, चाहे मोबाइल है, आपका टैब है, चाहे आपका कंप्यूटर्स है, किसी की भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, दैट कम अंडर साइबर क्राइम। और मैं से कहता था, देखिए, जब से साइबर शुरू हुआ है 1960-70 के दशक से आप लगा लीजिए, उसमें हुआ क्या है कि पहले वो सिर्फ ऑफिस तक था, गवर्नमेंट तक था, फिर वो हमारे आम ऑफिस में भी आ गया, फिर वो हमारे मोबाइल के जरिए हमारे घरों में भी आ गया। अब तो देखिए ऐसी सिचुएशन है कि आईओटी आ चुका है, हमारे हो सकता है पंखे, हमारा एसी, हमारी खिड़की, हमारे पर्दे, हर चीज हो सकता है इंटरनेट से ही खुलने वाली है, इंफॉर्मेशन से ही खुलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही खुलने वाली है। तो अगर हम इस स्टेज पे पहुंचने जा रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। पहले जहां ऑफिस तक ही वो कंप्यूटर अवेलेबल था, वहां तक सिक्योरिटी अवेलेबल थी, वो अब हमारे घर में आ चुकी है। अगर वो उसमें कोई एक्सेस कर लेता तो मेरा पर्दा कोई भी खोल सकता है, मेरा दरवाजा भी कोई खोल सकता है। तो डिजिटल लॉक आने लग गए, ठीक है ना। हम अपना एसी पहले ही चला सकते हैं आईओटी की मदद से, हमारे जो बल्ब है उसकी रोशनी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब जुड़ गई हैं। एआई देखिए बहुत बड़ा इसमें रोल अदा कर रहा है, और इस सारी में हमें जो साइबर की सिक्योरिटी है वो कैसे करनी, ये एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज की डेट में बहुत डेवलप हो रहा है, और रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि क्वांटम मिशन जो हमारे भारत सरकार ने शुरू किया है, क्वांटम मिशन जो 2020 में हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने शुरू किया। 6,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट भी किया गया है कि इतने एडवांस कंप्यूटर बनाए जाएं ताकि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो, ताकि दूसरे देश के हैकर जो है हमारे देश की इंफॉर्मेशन को हैक
ना जी कर जी सके। जी कोई भी आदमी उसकी सिक्योर्ड जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं कंट्रीज की, जो डाटा है, स्टैटिक डाटा है, उसको हैक ना कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में साइबर क्राइम्स को, साइबर रोकने के लिए। सिक्योरिटी के लॉज को पढ़ना, और इसके साथ-साथ किस तरीके से हम बच सकते हैं, उस चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना। जी, देखिए अब इसमें होता क्या है कि एक आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो मैलवेयर हो सकता है, कोई वायरस आ सकता है, वर्म, ट्रोजन, रैनसम का वायरस आ सकता है। वो हमारी जब डिवाइस में आ गया, तो उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस उसके पास हो गया। वो खुद को मल्टीपल करके अपना सिस्टम हथिया सकता है, तो उससे हमने बचना है। फिशिंग साइट्स बहुत सारी हैं कि हम उस पे जाके उसको वो नकली साइट होती है असल में, मगर हम उसको असली समझ के अपने क्रेडिट कार्ड की और अपनी जानकारी उसमें दे सकते हैं। हमने तो सोच के दिया कि वो असली है, मगर वो है थी नकली। इसीलिए लिंक को क्लिक करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके बाद मैं डीओएस की बात करता हूं कि देखिए हर साइट्स की ना एक लिमिट होती है। हम कई बार कहते हैं ना कि सर से क्या बयान की साइट भी आज बहुत स्लो चल रही स्लो है, चल रही है। क्योंकि सारी ने जब ट्रांसफर डेटा फिल करना है, ट्रांसफर का कोई डाटा आ गया है, तो वो स्लो होगी, क्योंकि उसकी लिमिट है कि मान लीजिए 1000 आदमी एक टाइम पे आ सकता है। अब अगर उसमें 2000 आ गए तो वो स्लो हो गई ना। तो हर किसी की एक लिमिट है। और इसमें क्या होता है कि कई बार हैकर्स क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, सिस्टम पे अटैक करते हैं। इसीलिए आप कैप्चा कोड देखते हैं ना, ये चेक करने के लिए कि आप रॉबोट हो, वायरस हो, या फिर आप इंसान हो। है तो बड़ा अजीब कि कंप्यूटर हमसे पूछ रहा होता है कि आप रोबोट रोबोट है कि इंसान है, मगर सच्चाई ये है कि इसलिए करना पड़ता है कि हम ये देखें कि डॉस अटैक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी साइट को स्लो करने के लिए वो कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअल विजिटर से वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, वो तो हमारी एक लिमिट होती है, हमें पता है कि वो कर लें, उतने ही आएंगे। एक हमारी मान लीजिए रेलवे की साइट है, तो चाहे उस पर लाखों आते तो पता है लाखों ही आएंगे ना, करोड़ों तो नहीं आएंगे ना। उसका डेवलप प्लेटफॉर्म इस हिसाब से हमने किया। उसका कर लिया है, मगर अगर उसमें अगर उससे भी ज्यादा आने लग जाए तो फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल है ना। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। देखिए जो आपने बात की मालवेयर की जी, जी। और फिशिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हमें सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वायरसेस जो हैं हमारे सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं और आ कैसे रहे हैं। जैसे कोई ईमेल आपको कर रहा है, आप उसको जानते ही नहीं। कल मेरे को एक ईमेल आया हुआ था यूनिसेफ, मैंने खोल के देखा भी आपके $25 लाख निकले हैं, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये कीजिए। मैं हैरान भी ये ऐसी इंफॉर्मेशन, या आपका इतना इनाम निकला है, आपकी इतनी लॉटरी जी, निकला जी, है, जी। दीज आर द लिंक ऑफ द वायरसेस। फिशिंग भी ऐसा ही है, आपने जी, जैसे जी, बता दिया भी किस तरीके से वो जी, जी। साइट जो है हाँ, कर रही हैं, वो आपके डाटा को कर रही हैं। और डेनियल सर्फिस जो है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि एकदम जो कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर है आपकी साइट पे अटैक करते हैं, साइट जी। को स्लो करते हैं। शायद आपकी एक साइट के ऊपर भी जी ऐसा जी अटैक ऐसा हुआ था, हुआ तो वो था। स्लो हो गई थी। तो इसके बाद में होता कि देखिए सभी तो नेटवर्क पे हमारा चल रहा है। अब देखिए जो नेटवर्क के बीच में कोई बंदा बैठ जाए तो वो क्या कर सकता है, वो सारी जानकारी वो ले सकता है। तो इससे बचना है। देखिए आपने देखा होगा व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ। जब हम मैसेज करते हैं तो उसमें आता है ना इंक्रिप्शन एंड टू एंड, यानी कि अगर उसके बीच में भी उसको कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह के अटैक आ रहे हैं जिसे हम मैन इन द मिडल कहते हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। और उसकी हमें समझ होनी चाहिए कि जितना भी डेटा, इसलिए हम कहते हैं ना HTTPS, जो इसमें एस लगा हो उस साइट पे हमें जाना चाहिए और अपने डेटा देना चाहिए। उससे क्या होगा, वो इंक्रिप्टेड कर देगा। बिल्कुल। और वो आपका डेटा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी दी, उसके अगर मिडल में कोई बैठा भी है वो तो वो उसको रीड नहीं कर सकता है। मगर आपने HTTP तक वो जो साइट होती है जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, अगर उसमें आपने कोई डेटा एंटर किया तो हो सकता है कि अगर कोई मिडलमैन हुआ तो वो आपका डेटा ले सकता है। तो इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है। वो सिक्योर्ड है, वो जी सिक्योर्ड जी नहीं है। देखिए ना APT के बारे में ये प्रॉब्लम आती है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी कई बार नेटवर्क पे एक्सेस किया जाता है कि जब सही समय आएगा तो हम उसमें से वो जानकारी चुरा लेंगे। देखिए पीछे कई ऐसे केसेस आए हैं कि ईमेल भेज के काफी देर तक वो वायरस कोई काम नहीं करता, जी। वो बैठा रहे, लेकिन जब ही उसको पता लगता है कि कोई काम है, वो एकदम जानकारी वो एक्टिव हो जाता है। आपका सारा डाटा जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करना शुरू करता है। जो भी आप एक्सेस करते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी हिस्ट्री रहती है आपकी, वो सारी जो ट्रांसफर जो है हैकर को कर। देखिए बात तो हम हैकर वर्क पे आ रहे थे कि ये जो कर रहा है वो तो कोई इंसान होगा, वो कोई ना कोई ग्रुप हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो ये कर रहा होगा। तो वो हैकर्स की हमें सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि अगर हम पे कोई अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो कोई मानव है जो कि ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें उसकी पहचान हो, हमें उसकी समझ हो कि वो कौन कौन हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, तो बहुत सारी समस्या हल होती है। और इस बारे में हम डिफाइन करते हैं कि करीब 4-5 प्रकार के हैकर हो सकते हैं।
पहली बात तो ये मैं नहीं समझा सर कि हैकर की पहचान कैसे, आम आदमी हैकर की पहचान कैसे कर सकता है जी जी, हमारी? मैं सिर्फ टाइप बताना चाहता हूँ। असल में अच्छा। मेरा जो विषय है कि वो मैं कह रहा हूँ कि उसकी वो भी की जा सकती है, एक पहचान भी हम कर पाएंगे, अच्छा। उसके बारे में भी हम आएंगे। मगर पहले मैं उसकी टाइप पे आना चाहता हूँ कि एक तो होते हैं व्हाइट हैट व्हाइट हैट हैकर, बिल्कुल। जो कि हमारी मदद करने के लिए है। मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बना ली है, अब मैं वेबसाइट को चेक करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि इसमें कोई लूप होल तो नहीं है, कोई हैक इसमें तो कोई नहीं हैक तो नहीं हो सकती ये साइट, बिल्कुल। जो जानकारी इसमें डाली जा रही है वो कोई और एक्सेस तो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हायर करूंगा, किसी को पैसे दे के हायर करूंगा कि आप व्हाइट हैट हैकर मेरे पास आइए और आप मेरी साइट को चेक कीजिए, उसको पेमेंट करूंगा और बड़ी ईमानदारी से वो बताएगा कि साइट में ये प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम और वो उसका समाधान भी बताएगा, ठीक है बिल्कुल। ना। तो ये हमारे लिए वो भी है, जो बच्चे चाहते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाना, तो यही एक विषय है कि वो क्या बने, वो व्हाइट हैट हैकर बने। हैकर वर्ड हम एकदम नेगेटिवली ले लेते हैं, इसलिए मैं इसमें टाइप में आना चाहता था कि वो जरूरी नहीं है कि हर वो नेगेटिव वर्ड है। अगर वो व्हाइट हैट हैकर है तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो बहुत ही सार्थक है, उसका हमें बहुत यूज है और ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत प्रशंसनीय वो हम उसके लिए कह सकते हैं कि वो कार्य कर रहा है। और दूसरा कौन है, ब्लैक हैकर, वो हमें नुकसान, क्लियर इसके नाम से क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल हैकर्स। हाँ, वो थेफ्ट करने के इरादे से आया है। उसकी जो स्किल है वो है कि मैं अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लूं, जो आपके लूप होल्स हैं वो मैं उसका फायदा उठा लूं और पर्सनल गेन के लिए वो कर रहा है। उसका कोई मकसद समाज सुधार के लिए नहीं है, ना ही वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, ना इसका कोई कैरियर है उसमें, पर वो करना चाहता है आपको नुकसान के लिए और पर्सनल फायदे के लिए। इसके बाद में आ जाते हैं ग्रे, वो बीच के लोग हैं, कुछ की वो मौका लगेगा, इंडिविजुअल अपना कोई फायदा उठा लेंगे, कहीं से वो जानकारी चुरा लेंगे। इनसे भी हमें बचने की जरूरत है, हमें पता लगाने की जरूरत है कि अगर ग्रे हैट हैकर हम पे हावी हो रहा है तो हम इसको पहचान लें। और उसके बाद कुछ लोग इस तरह के भी आ जाते हैं, स्क्रिप्ट किडीज कह देते हैं, जो क्या करते हैं कि अवेलेबल सोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास, इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में जानकारी तो सबको है, मगर अगर कोई बेवकूफ बन जाए और अगर उससे वो शिकार हो जाए तो वो आप कहीं कहीं नहीं आपको नुकसान कर सकता है। इनको ढूंढना पहचानना आसान होता है, मगर हमें अगर जानकारी हो तब। अगर हमें जानकारी नहीं है, हमें कोई फोन आया कि आप ओटीपी दे दीजिए और आपने दे दिया, तो फिर वो स्क्रिप्ट है ना, तो वो क्या करे। और जो आप बात कर रहे थे स्टेट स्पॉन्सर, ये सबसे बड़ी बात है राजविंदर जी, जो स्टेट स्पॉन्सर हैकर भी अब आ रहे हैं, पूरा का पूरा देश लगा हुआ है बहुत बड़े समूह को लेके कि हमने दूसरे देश पे, जहां सामने वाले देश पे अटैक करना है, और अब हमला मिसाइलों से नहीं, अब साइबर अटैक से। मैं इसी की बात कर रहा था, पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स दे आर मोर डेंजरस देन एनी अदर टाइप ऑफ हैकर्स। पूरा का पूरा कंट्री जो है उसका मेन दूसरी कंट्री को तोड़ने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन को जो है चुराने के लिए लगे हुए हैं। तो कितना बड़ा हो, देखो उससे हमने उससे मुकाबला करना भी कितना बड़ा हो, बहुत बड़ा जी। इसीलिए तो सारे जो देश की गवर्नमेंट्स हैं वो क्वांटम जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही हैं, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो चुराई ना जा सके, कोई हैक ना कर सके। पीछे भी आया था, चाइनीज हैकर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी हैकर्स की बात भी कई जगह पे आती है। फिर अभी थोड़ी देर पहले रशियन हैकर की बात आ रही थी, उन्होंने कई बैंक्स के जो अकाउंट हैक किए, और एक पीछे आपने पढ़ा होगा किस बैंक का अकाउंट टोटल नेटवर्क हैक करके उन्होंने उनपे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में उसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए बात तो ये, पर मैं यही बात कर रहा था कि सीआईटी एनसीईआरटी ने ना इस बारे में डेटा भी मांगा था कि जो साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं वो उनका डेटा ले रहे थे। हमें बड़ी खुशी हुई, एंजल मैडम को हमने नाम भी भेजे थे कि जो देखिए आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो चेष्टा कर रहे हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें, तो ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है और इसको एक स्टेट पूल में या एक सेंटर पूल में लेने की जरूरत है, जिसमें हम इन लोगों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमारे देश पे जो हमला हो सकता है, हमारे स्टेट पे जो हमला हो सकता है, जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम पे हमला हो सकता है, उससे भी हम बचें, और ऐसे लोगों की भी हमें बहुत जरूरत है क्योंकि जानकारी कम है सर अभी भी। बिल्कुल, देखिए मैं इसको कहता हूं कि वी आर आल्सो जस्ट लाइक सोल्जर्स। टीचर्स जो हैं, ये जो अब साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर हम काम कर रहे हैं, वी आल्सो वर्किंग लाइक सोल्जर्स इन कंट्री। इधर सोल्जर जो है वो बॉर्डर के ऊपर बचा रहे हैं, तो हम लोग भी जो देश के ऊपर डिजिटल जो अटैक्स हो रहे हैं, ये साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस और कैसे बचना है उसके लिए टीचर्स को और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वाकई एनसीईआरटी और पंजाब गवर्नमेंट और बाकी जो है इसके ऊपर कार्य करें। काफी इसमें क्या कहते हैं वो समाधान ढूंढ रहे हैं और बहुत सार्थक
निश्चित रूप से कर रहे हैं वो लोग काम। और मैं कह रहा था कि आम आदमी को भी इसकी, जब देखिए हमने इतनी बातें तो कर ली हैं, मगर हमारा मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे है कि बचना कैसे कैसे है। बचना है, साइबर ठीक है क्राइम। ना, हैकिंग हो रही है, क्रिमिनल्स है, सब कुछ है, मगर अब बचना भी तो है ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उस बचने के लिए क्या करना है, वो सारे प्रोग्राम है। और सबसे पहला है वो है कि देखिए अब हर चीज को एक्सेस करने के लिए लगता है पासवर्ड। बिल्कुल। और अगर पासवर्ड में रखना हो अपने बच्चे के नाम से, तो मेरे बच्चे का नाम तो सबको पता है, ठीक है ना। कैसे पता है जी, वो वेबसाइट्स पे मैंने अवेलेबल करा दिया है, फेसबुक पे डाल दिया है, जन्मदिन में मंगवा रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ हैनिबल इतने साल का हो गया, तो वो तो जानकारी मैं बहुत दे चुका बड़ी हूँ। कॉमन है, और अगर बहुत मैं common है। उसका पासवर्ड मेरे अपने बच्चे के नाम से है, तो उसको गेस करना बहुत आसान है। और 90% लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे का, अपने बिलवर्ड का, अपने रिश्तेदारों का नाम जो है वो अपने पासवर्ड में लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। इसी पहली बात तरीके तो से ये मैं बताता हूँ आपको, पासवर्ड में सबसे बड़ी गलती एक और करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, हाँ, जो सबको पता है जो सबको पता लग जाती है, जी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, या फिर क्या होता है, सिंपली 1 2 3 4 5 6 भर जी देते हाँ, हैं, ये तो सबसे बड़ी गलती एबीसीडी है। कर देते हैं, जी, या जी, जी। और कुछ नहीं तो मान ली किसी स्कूल में कार्य कर रहे हैं तो स्कूल का नाम लिख रहे हैं जी, शहर में रह रहे हैं, तो ये पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कम से कम एक तो आपका अपर केस होना चाहिए बीच में, कम जी, से जी। कम। इसके बारे में ना मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने 1 से 10 के बीच में एक अक्षर डाला हुआ है, एक शब्द डाला हुआ है, एक अक्षर डाला हुआ है, तो वो उसको गेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 बार। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 9 होगा, या 10 होगा, ठीक है ना। अगर वो एबीसी का एक है लेटर है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 26। मगर अगर हम इसको बढ़ा दें गिनती, तो फिर वो गिनती बढ़ती जाएगी ना। तो उस बारे में आप बता रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि कितने कॉम्बिनेशन उसके बन सकते हैं, उसके लिए वो कॉम्बिनेशन बनाने बहुत मुश्किल हो जाएँगे, यदि उसमें अल्फ़ाबेट भी डाल देता है, जी। न्यूमेरिक भी डाल देता है अच्छा। और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देता है। स्पेशल कैरेक्टर आप समझते हैं? जी, जी। बिल्कुल। अपर केस जो है और लोअर केस में भी डाल देता है, उसमें और बढ़ जाएगा। अभी अपर केस है क्योंकि केस सेंसिटिव पासवर्ड रहते हैं। जी, 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 भी जी। जितना ज़्यादा आपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, उतने ही आप हैकिंग से बच पाएँगे। जी, जी। और सेकंड, जैसे आप बताते होते टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हाँ, अभी मैंने देखा टीचर्स को भी इस बारे में नहीं पता है। उनको गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में नहीं नहीं पता पता, है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कभी लगाया नहीं, ठीक है लगाया ना। या उन्हें ये नहीं पता है कि अगर ईमेल पे भी एक्सेस करना है तो हम उसमें एसएमएस लगा सकते हैं लगा कि एसएमएस आएगा तो वो होगी, क्योंकि ठीक है ना। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं, मगर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड किसी ने चुरा लिया, पर गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं चुराया, आपका मोबाइल नहीं चुराया, तो एसएमएस तो आपको आना है, गूगल ऑथेंटिकेटर पे कोड तो आपके पास है, आपके तो वो आप नहीं कर पाओगे ना, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो इसको टू क्या, मैं तो मल्टीपल फैक्टर भी कहना चाहूंगा मल्टीपल कि आप उसमें 3 4 5 6 एक्सेस लगा सकते हैं कि ये हो। पहले क्या, जैसे एग्जांपल लीजिए, पहले वो पासवर्ड डालें, फिर वो उसका गूगल ऑथेंटिकेटर लगाओ, तीसरा आपका एसएमएस लगाओ, चौथा आपका फिंगरप्रिंट लगाओ। तो जितने मर्जी आप फैक्टर्स को बढ़ाते कितने जाइए। तो तो अमृतपाल जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पासवर्ड मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बड़ा जी, जी, एक टॉपिक है। जी, तो जी। पासवर्ड को एक्चुअली क्या होता है कि 3 महीने, कई जो साइट्स हैं वो 3 महीने के बाद हाँ। कह देती है कि आपका पासवर्ड जो है जी, जी, ओल्ड जी। हो गया, उसको बदल दीजिए, ठीक है। जी। तो इसको किस तरीके से किया जाए कि हर 3-4 महीने बाद बदलना, फिर उसको याद रखना, मेरे को जो भी बहुत मुश्किल नहीं, होती है। मुश्किल है, पर इसका मैंने छोटे-छोटे हल ढूँढे। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर लगा लें तो पासवर्ड की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, और उसमें थोड़ा आसान हो सकता है। और आसान में मैं एक चीज़ आपको हिंट देना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि गलती कहाँ हो रही है कि हम अपने बच्चे का नाम डाल रहे हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं। अगर इससे हम मुक्त हो जाए और उसके बाद थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सोचें, हम क्यों नहीं ऐसे कुछ शब्द सोच सकते गिन के 3, 10, 8 तक, जो शब्द आवाज़ के हों मगर उसका कोई मीनिंग ना हो। जैसे मैं अपने हैनिबल बच्चे को दूंगा कहता हूं, अब वो दूंगा वर्ड कहीं पे भी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है ना। जब कोई भी ऐसा वर्ड जो डिक्शनरी में ना हो मगर आपके जहन में हो, आप ऐसे 5-10 वर्ड संभाल के रखिए, ठीक है ना। चाहे 4 अक्षर के और 5 अक्षर के संभाल बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। अब मान लीजिए मैंने 2 शब्द है मेरे पास जो ध्वनि से आधारित है, मगर उसका अर्थ कुछ नहीं है। ठीक। अब वो 4 अक्षर के और 5 के, वैसे मेरा फेवरेट 4 है, पता नहीं क्यों, पर 4 अक्षर और जब 5 के जो मैं शब्द ले रहा हूं, अब वो मैंने 2 शब्द रखे हुए हैं। उसके बाद मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर है, समझ लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि डॉलर है या हैश है। अब वो मुझे पता है कि मैं इनका ही कॉम्बिनेशन बनाता हूं। फिर मेरे पास कुछ नंबर हो सकते हैं, मान लीजिए वो 5 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। मैं उसके कॉम्बिनेशन बनाता हूं। अब अपर में लोअर में भी मुझे पता है कि मैं कौन सा अक्षर अपर रखता हूं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 4 अक्षर का मैं बता रहा हूं ना, ध्वनियात्मक मैंने रखा हुआ शब्द, उसका हो सकता है जो तीसरा अक्षर है मैं उसको बड़ा करता हूं। तो ये जहन में मेरे है ना, मैं हरदम वही करूंगा।
ठीक है ना। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब होता है कि कहीं मैं गलती भी कर रहा हूं तो मुझे ध्यान में आ जाता है कि शायद जो मेरे पास ये 6 शब्द थे ना, इनमें से मैंने एक शब्द गलत लगा रहा हूं और उसको दूसरी तीसरी बार में जब लगाऊंगा तो वो सही हो जाते हैं। बहुत सारी साइट्स में इस तरह चल जाता है, इसमें पासवर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डायरी में या कहीं पे उसको लिखा जा सकता है, जब लिखना है तो उसको भी कोडिंग में लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई फेवरेट शब्द है जैक, अब उसमें मुझे पता है कि जो क्या कहते हैं इसको, मैं अगर जे लिख लूं तो मुझे तो पता है ना कि ये जैक है, तो वो उसको मैं यूज कर लूंगा। अब मैंने डायरी में लिख के रखा है, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने इसका जो पासवर्ड है वो जे से जैक रखा जैक हुआ है, रखा, ठीक है ना, वो मुझे पता है। तो पर वो डिक्शनरी वाला नहीं लेना, ये भी वो मैं जैसे ये एग्जांपल के लिए बहुत बता रहा इंपॉर्टेंट था। बात है, ये पासवर्ड मैनेजमेंट की आप बताई, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी फायदा होगा और जितने भी व्यूअर्स ये हमारा जी लेक्चर जी। देख रहे हैं उनको भी इस चीज के लिए पर सबसे अच्छा है मल्टीपल ऑथेंटिकेशन। मल्टीपल पासवर्ड टूट भी जाए तो उसके आगे भी दीवारें खड़ी हों। खड़ी हूँ, बिल्कुल उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रखना है भाई, बिल्कुल। चाहे वो मोबाइल का है, लैपटॉप का है, विंडो है, कंप्यूटर है, ये यूवेंटू बहुत है। जरूरी है कि अपडेशन क्योंकि जो अब हो क्या रहा है सर, हैकर्स जो है वो भी तो टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं बढ़ा ना, रहे। तो हमने भी तो बढ़ानी है ना। उनको फेस करने के लिए कंपनीज अपना सॉफ्टवेयर बढ़ा रही हैं ताकि उसको मैच कर सके। जो उन्होंने वहां से लूप होल ढूंढ लिया, अब वो उस लूप होल को चेंज कर रहे हैं नए सॉफ्टवेयर में। तो कई लोगों को ये बहुत एतराज होता है कि यार ये 2 GB का डेटा है, मैं कैसे करूंगा, ये तो बेकार में आ जाती है अपडेट्स। अरे कोई चीज अब बेकार में नहीं आती है, अपडेट बहुत जरूरी चीज है। इसको अगर करना है तो आपने इसको मस्ट लेके करना है। और दूसरा ये जो एंटीवायरस की बात जी, आपने जी, लिखी हुई है, ये बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम एंटीवायरस खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाते हैं, जी, हजारों रुपए का हम मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, कंप्यूटर ले लेंगे, यदि ये 200-400-500 रुपए का एंटीवायरस है तो उसके लिए हम कंजूसी कर लेते हैं और उस कंजूसी के कारण सारा जो थ्रेट है, साइबर थ्रेट है, वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमेशा ही मंडराता रहता है और कभी भी हमारा डाटा जो है वो चोरी हो सकता है। अच्छा, ईमेल की आप बता रहे थे ना बात। हाँ हाँ देखिए, ईमेल जब आपके पास आ रही है तो आपकी थोड़ी बुद्धि काम करनी चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप क्यों नहीं चेक कर लेते कि वो कहां से आई है? सिर्फ बैंक का नाम लिखने से वो बैंक से आई हो ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। आप उसका डोमेन नेम चेक तो कीजिए। हाँ। वो आई कैसी से घनश्याम से रही है और आप सोच रहे हैं कि ये बैंक से आई है, तो आपकी बुद्धि उसमें काम करनी चाहिए कि आप उसको चेक करें कि वो एग्जैक्टली कहां से आ रही है। वो यही तो फिशिंग है कि वो कोशिश कर रहे हैं आपको सही बोलने बताने की, की। मगर वो है गलत असल में। बिल्कुल। वो झूठे हैं, वो फ्रॉड है, उससे बचना है। और इसलिए जब भी आपने क्लिक करना है तो सोच के करना है, ठीक है ना। तो अगर आप वो सोचते नहीं है तो फिर बहुत समझने वाली बात है। और अपना डेटा रेगुलरली बैकअप करते बैकअप करना हैं। अगर बहुत जरूरी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई मान लीजिए, तो पिछला डेटा अगर अवेलेबल है तो हम वो सारा नया डिलीट कर दें और बैकअप से गूगल से पुराना कर बैकअप लें, ले। तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये बैकअप जो है ना वो सर्वाइवल का टिप है, अगर वो हम कर लें तो बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। और सबसे फिर इंपॉर्टेंट बात important वही बात है। जो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता रहता हूं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन ट्रेन करना। कीजिए, एजुकेट कीजिए। हम लाखों की संख्या में टीचर्स हैं, हमें ट्रेन कीजिए। अगर वो ट्रेनिंग होगी तो बहुत सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। अगर एक बैंक चल रहा है, अगर हम बैंक के एम्प्लॉय को नहीं ट्रेन कर रहे हैं तो वो बेचारा कैसे उस सिस्टम को समझेगा? देखिए, ये एक सबसे टीचर बड़ी कैसे? प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी यही सामने आ रही है कि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर टीचर्स तक वो इंफॉर्मेशन दे पाने में समर्थ नहीं हो पा नहीं हो रहे। पाएगा। यदि एक टीचर को आप साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, साइबर सेफ्टी के बारे में अवेयर कर देंगे, ट्रेन कर देंगे, तो वो एक टीचर अपने एक ईयर में हजारों बच्चों को ट्रेन करेगा। उसके साथ साथ वो हजारों बच्चे जो हैं वो समाज में जाके अपने हजारों लाखों लोगों को ट्रेन करेंगे और ये मैसेज जो है, जैसे आप बताते थे, मल्टीपल इफेक्ट जो है वो उसका एक जो चलता है देखिए MLM। मुश्किल क्या आ रही है कि अब वो साइबर हमारी जिंदगी में आ चुका है ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट ऑफ लाइफ है। आज से 10-20 साल पहले कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस का हिस्सा था, अब वो हमारे जीवन का हिस्सा है, ठीक है ना। मेरे जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरे मोबाइल से मेरा एसी चल रहा है। तो जब वो इतना कुछ हो चुका है, मेरे बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, मेरे सारे स्कूल की जानकारी उसमें है, तो फिर वो कैसे चलेगा? उसकी सिक्योरिटी अगर नहीं करेंगे तो। अब वो जो एग्जाम्पल मैं आपसे ले रहा था कि देखो टीचर्स के साथ हमें बहुत परेशानी रही आज से 5-7 साल पहले, कि होता क्या था कि चेन मैसेज सर उसमें आ रहे हैं, फेक जानकारी आ रही है। पर वो मैथमेटिकली कैसे काम करता है? होता क्या है कि अगर हमारा 500 का एक ग्रुप है, मान लीजिए व्हाट्सएप का ग्रुप है, हजार तो हजारों का हो सकता है, 1024 का हो सकता है मुझे लगता है, पर उसमें
मान लीजिए कि एवरेज ग्रुप है जो 500 प्लस का है, नहीं, टेलीग्राम में भी अब देखिए कई लाखों लोग चले गए। पर मेरा जानकारी सिर्फ ये है कि उस 500 में से अगर 5 लोग भी ऐसे मिल जाएं जो कि जानकारी को नहीं समझने को तैयार है, वो फेक इन्फॉर्मेशन को आगे फैला ला रहे रहे हैं, हैं, और उनका कोई चेष्टा ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहते हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि चलिए ये जानकारी आई आगे बढ़ाते हैं। तो 500 में से अगर 5 भी मिल गए तो मैंने ये मैथमेटिकली बताया कि 1 से 5, 5 से 25, 125, ये आप इसको चलते जाइए और 10 स्टेप्स में क्या हो जाएगा, वो 1 करोड़ 10 मिलियन हो जाएगा सर। देखिए वही ना, इसको 1 से 10 मिलियन होने में कुछ ज्यादा समय नहीं 10 लगेगा। स्टेप लगेंगे यानी ना। झूठ, वो एक छोटा सा झूठ जो वो बंदा नहीं समझ पाया, जी। वो झूठी इंफॉर्मेशन जो है वो एक को ट्रांसफर होते होते विद इन आवर्स कह लिए, विद इन मिनट्स मिनट्स कह में लिए, कहूंगा। वो 10 लाख लोगों के पास पहुंच गई। जी, तो ये ये चीज़ है। यही तो खतरा है। देखिए ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं ना सर, हाँ। ये है तो सालों पुराने, पर हमने बहुत जद्दोजहद की थी टीचर्स के साथ। ये टीचर्स के ग्रुप में आते रहे, जो हाँ। फेक जानकारी होती थी कि वो आती थी और हमें उनको बार बार समझाना पड़ता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज भी ऐसा ही हो रहा है जी, आज भी ग्रुप में हाँ, ऐसा थोड़ा बता रहे कम है मगर हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज में 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा सर। देखिए एक होते हैं फैक्टाइट्स, अच्छा। फैक्ट्स, एक हाँ जी। फैक्ट है, फैक्ट यानी सच, सच्ची हाँ, बात जो है, सही सच्ची जो बात फैक्ट है। के आधारित हैं। हाँ। और दूसरा है फैक्टॉइड्स। अच्छा। फैक्टॉइड्स क्या है, वो झूठ जिसको इतनी बार बोला जाए कि वो सच लगने लग पड़े। हाँ, बार बार। तो आज की डेट में हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर फैक्टॉइड्स का जो पूरा वायरस फैला हुआ है कि एक झूठ एक फैलाता है, दूसरा उसको आगे फैलाता है, फिर उसके समर्थन में आपस में बहसबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने ग्रुप में देखा ही जी, है जी, जी, कि जी। तुमने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। यानी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसको कम से कम गूगल से चेक कर लो। जी, जी। आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो हाँ, सोच किसी के चीज को तो देख तो लो। पर यदि कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं फंसाने वाले भी, हाँ जी उसका एनिवर्सरी आ रही है, ये आपको जैसे हाँ यही है, देखिए आपने सामने रखे हैं, तो जियो रिलायंस जियो सिम कार्ड फ्री, ऐसी कोई चीज आ रही है तो आप इसको कॉन्ट्रा चेक तो करो, क्या ये मैसेज गलत है कि सबसे सही? ना इसमें जानकारी जो समझने वाली थी ना, वो ये थी कि डोमेन नेम हमें देखना नहीं आता है। हाँ। हमने सिर्फ रिलायंस वर्ड समझ लिया और हमने सोचा नहीं कि ये जो डोमेन है ये तो रिलायंस की है ही नहीं, है ही या किसी भी कंपनी का हम नाम क्यों ले रहे हैं, किसी का भी आ रही है, तो हमें कम से कम डोमेन नेम देखने की एक समझ होनी चाहिए। और इस तरह के ये ग्रुप्स में आते रहे, हमारे सरकारी ग्रुप्स में भी आते रहे। मैं दिखाना क्या चाहता था सर आपको कि देखिए 2 प्रकार के ग्रुप है इसमें। एक हमारा एक सैटेलाइट फॉरम का चलता था जिसमें आम लोग होते थे, और एक हमारा जीआईएसटी का ग्रुप था, और दोनों में देखिए जानकारी सेम सिमिलर आ चुकी है। उसमें भी वो जियो से रिलेटेड आ रही है, उसमें भी आ रही है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो ये सब पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा अवेयरनेस से, और अवेयरनेस बात आएगी बात कहाँ से? जी, जी, जी। ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से, जी। एक और इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग जो है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की करवानी चाहिए ताकि वो इस चीज को समझ सके। देखिए सबसे बड़ा इशू है प्राइवेसी। सभी फेसबुक यूज कर रहे हैं, हाँ। अपने सारे रिश्तेदारों की अपनी पर्सनल पिक्चर्स आप उसमें डालते जा रहे हैं, बिल्कुल। मगर हम इतना भी समझने की तैयार नहीं है कि हर जगह पे जब हम साइट में डाल रहे हैं एक प्राइवेसी वाला बटन भी होता है। प्लीज उसको क्लिक कीजिए और ये देखिए कि आपकी पिक्चर्स या आपकी जानकारी कौन दे सकता है। पब्लिक में ना। अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया देखे तो इट्स ओके, मगर अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि प्राइवेसी का ऑप्शन है। आपके वो मित्रगण देख सकते हैं, उससे आगे वो जानकारी ना पहुंचे और काफी हद तक आप सुरक्षित हो सकते हैं। और मित्रों को भी जब आपने ऐड करना है तो वो आपका मित्र हो। ऐसा नहीं है कि जो आदमी आपको रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है आप उसको ऐड किए जा रहे हैं और बाद में अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर रहे हैं और आप बाद में सोच रहे हैं कि ये समाज तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि मिसयूज होना शुरू हो चुका है। पिक्चर्स का पहले भी मिसयूज होता था, आज से 10 साल पहले भी, और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप पिक्चर से वीडियो बना सकते हैं और उसको बाद में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये ओरिजिनल था या किसी ने एआई से बना लिया था। तो आप कम से कम इतनी समझ तो रख सकते हैं ना एज ए टीचर कि अगर मैं फेसबुक या कोई भी ऐप यूज कर रहा हूं तो उसमें प्राइवेसी वाला एक बार तो चेक कर लूं। बिल्कुल, इसी साथ-साथ में देखिए हम लोगों का आजकल क्या फैशन हो गया, कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो झट से स्टेटस डाला होता है, उसको फेसबुक पे अपलोड किया होता है। अच्छा। और जो हैकर्स है वो यही ध्यान में बैठे होते हैं, कई चोर इसलिए ये सारी फैमिली गई है, यदि सारी फैमिली गई घर पे तो ताला ही मिलेगा भाई, घर में तो चोरी करनी आसान हो गई। पर तो उसने ये भी जानकारी शायद दे दी है कि सभी उसको सभी देख रहे हैं उसको। वो फ्रेंड्स तक लिमिट नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि सभी देख ले भाई। इसीलिए ये जो प्राइवेसी है इसको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा कि कौन आपकी जो इन्फॉर्मेशन देख सके, कॉन्टैक्ट वाला देख सके या आपके फ्रेंड्स देख सके, लिस्ट दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज है, इस पे कर देखिए इसमें ना सबसे ज्यादा जरूरी तो मैं व्हाट्सएप की बात बताता हूँ कि सेम देखिए मैंने आपको फेसबुक में दिखाया ना, यही चीज हमारी व्हाट्सएप में भी है। आप उसमें जाइए, सेटिंग में जाके प्राइवेसी देखिए। अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर कौन देख सकता है आप चेक कर लीजिए। आज से कुछ साल पहले बड़ी ये प्रॉब्लम आने लग गई थी कि टीचर्स कई बार मुझसे आके पूछते थे कि हमें ना गलत लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, तो इसका क्या हाल है। तो मैंने बोला कि आपने जो जो पिक्चर लगा रखी है सारी दुनिया उसको देख रही है, और 100 में से कोई 2-4 बंदे गलत निकल आते हैं और फिर वो आपके पिक्चर से प्रभावित होकर आपको मैसेज करने लग गया। बिल्कुल तो आप प्राइवेसी पे क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं? आपका स्टेटस कौन देख सकता है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कौन देख सकता है, आपके कॉन्टेक्ट कौन देख सकता है, आपका जो होता है ना कि मैं ऑनलाइन का बोला उसको क्या बोलते हैं कि लास्ट सीन कौन देख सकता है। तो आप देखिए उसमें नोबडी का भी ऑप्शन है, एवरीबडी का भी ऑप्शन है, और साथ में माई कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन है। माई कॉन्टेक्ट के साथ उन्होंने एक्सेप्शन भी बता रखी है, तो ये आप देख लीजिए ना प्लीज। तो अगर आप हर चीज ऐसे, तो एज ए टीचर मैं कई बार सोचता हूँ कि जो मेरे एटलीस्ट कांटेक्ट जरूर मेरा लास्ट सीन देख सके, चाहे मेरे से आप असहमत ना हो, मगर फिर भी अगर आपको प्राइवेसी का कोई इशू है तो आप देख के रखिए। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा इशू आ रहा है जो हमारी जानकारी का हनन कर सकता है व्हाट्सएप में, वो है कि लिंक डिवाइस। आप हरदम सेटिंग में जाके लिंक डिवाइस चेक करते रहिए। अगर मैंने अपना व्हाट्सएप कहीं पे लिंक कर रखा है अपने लगा लीजिए लैपटॉप पे, और वो लैपटॉप किसी के पास है, तो वो जितने मेरे पास मैसेज आ रहे हैं वो व्यक्ति भी पढ़ पाएगा। ठीक है ना। इसका अच्छा यूज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा इस तरह हो सकता है कि आप अगर अपने बच्चे की जानकारी रखना चाहते हैं, उसका व्हाट्सएप ले लेते हैं, तो हो सकता है आप उसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, मगर इसका नुकसान भी हो सकता है, प्राइवेसी का हनन भी हो सकता है। पर ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पे इतने घंटे गुजारने हैं तो कृपया करके उसकी सेटिंग में जाके, प्राइवेसी में जाके इन चीजों को भी देखने की आदत बनाइए, और देखिए बताओ टीचर आपको कहां पे क्लिक करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर सभी देखें तो इट्स ओके, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं, पर आप देख तो सकते हैं ना, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप बोलते हैं कि मुझे हर कोई अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है, अरे उसमें ऑप्शन है भाई, आप देख लीजिए कि आपको ग्रुप में कोई सभी कर पाए, कॉन्टेक्ट कर पाए, जो कोई भी ना कर पाए। कोई भी ना कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर आपने जो बताई। देखिए ये हमें समझना पड़ेगा कि हम उस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं कि नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख पा रहा है, कौन आपका स्टेटस देख पा रहा है, ये आपके हाथ में है। सिर्फ आपको अकेला व्हाट्सएप चलाना नहीं है, उसके फीचर्स को भी समझना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जी। नेक्स्ट देखिए क्या इसके ऊपर हम कर रहे देखिए हैं। वही मैं बात आपसे जो बता रहा था ना कि हमें बहुत सारी इस तरह की ईमेल्स आती रहती हैं कि आपका ये इनाम आ गया, आपका हाँ, अवार्ड तो मिल मैंने गया, बताया था। जहां आपकी लॉटरी निकल आई। तो मैं हरदम बोलता हूँ भाई लॉटरी बिल्कुल निकल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैंने उसकी डाली सिर्फ शर्त एक है कि आपने कब डाली। कब ठीक है ना। लॉटरी अगर आपने डाली है तो निकल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं निकल सकती है, बिल्कुल। मगर उसको आपको खरीदना पड़ता है, और आपने खरीदा नहीं है और आपकी लॉटरी निकल रही है तो समझ लीजिए कि आपको बेवकूफ बनाने की चेष्टा, वो उसकी लॉटरी निकल रही है, आपकी नहीं। हाँ, उसकी लॉटरी निकलने जा रही है। आपने मूर्ख नहीं बनना है, आपने से बचना है। कई बार वो किसी भी कंपनी का लोगो लगा देते हैं, हाँ, ठीक है ना। हमें उसको समझना है कि क्या वो उसकी तरफ से आई है। सिर्फ किसी का लोगो लगने से वो उसकी ईमेल नहीं हो जाती है। डोमेन नेम को समझने की चेष्टा कीजिए, सबकी जरूरी सही। देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, मगर अगर वो सेफ है तो आप उनसे खरीदारी कीजिए। हाँ, मगर अगर आप किसी भी साइट पे जाके खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी देना शुरू कर देते हैं, तो रिस्क आपको रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि जहां से भी आप अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। जस्ट आपने इंस्टाग्राम से वो साइट देख ली, क्लिक कर दिया और आपने लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम पे कुछ एड्स आ रही थी जिसमें वो प्रोडक्ट अपनी कीमत से बहुत कम था। बिल्कुल ऐसा बहुत सारे फेसबुक पे ऐड आती हैं जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे हमने बचना है, उसकी डोमेन चेक करनी है कि वो साइट एक्चुअली अवेलेबल है। आप सर्च करके देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो तो साइट एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो लगता है आप ही के लिए सिर्फ बनाई गई है और वो आपकी जानकारी लेने के लिए। तो आपने इस चीजों से बचना है और आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ा जो हमारा फ्रॉड होने का जो हमें खतरा है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हमारे पेमेंट गेटवे जो है उनसे बचना, वहां जो जानकारी देनी है उनसे बचना। अब होता क्या है, जो क्रेडिट कार्ड है उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका 16 अंकों का जो नंबर है, 12 अंकों का जो
नंबर है, वो जो फ्रंट नंबर साइड है के ऊपर वो आप देख लीजिए कितने हैं। अगर वो नंबर आप बेवजह किसी को दे रहे हैं तो बहुत खतरे में पड़ने वाले हैं। अगर आप उसकी वैलिडिटी डेट, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो किसी को दे रहे हैं तब तो भी खतरे बहुत में। मुश्किल में पड़ने बिल्कुल जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और अगर उसके बीच में जो 3 डिजिट का नंबर है, उसको सीवीवी सीवीवी कहते कहते हैं, हैं, बिल्कुल। अगर वो आप किसी को देने जा रहे हैं फिर तो बहुत समझो खतरे में आप पड़ने बहुत ही वाले हैं, खतरे ठीक है में। ना। तो बहुत सारी साइट इस तरह की जो ओटीपी भी नहीं भेजती हैं, वो डायरेक्टली कर सकती हैं। फिर जो आपका एटीएम कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें आप अपनी ऐप में जाके ये ऑप्शन दे सकते हैं कि ऑनलाइन उसका एक्सेस हो कि ना हो। अगर आपने उसको एक्सेस दे रखा है तो ई कॉमर्स में वो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। मगर इसकी जानकारी पहले आपको हो और उसकी क्या छुपाना है और क्या बताना है, इसकी जानकारी आपको नहीं, हो। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आरबीआई ने ये गाइडलाइंस भी बनाई है कि ई-कॉमर्स के लिए आपका कार्ड एक्टिव होगा कि नहीं होगा, इसकी पूरी गाइडलाइंस है। इसीलिए जब भी कभी आप अच्छी साइट से करते हैं, तो आप कहता है कि योर कार्ड इनेबल फॉर ई-कॉमर्स और नॉट, वो पूछता है। तो इसको देखिए, देखना इस क्रेडिट कार्ड ये जो सामने ही लगा है, तो आपने देखा, आपने 4-5 चीज़ें बताई। एक तो कार्ड का नंबर, एक लेवल हो गया जी सिक्योरिटी जी का। जी दूसरा डेट, एक्सपायरी डेट हो गई। जी सीवी तीसरा उसके पीछे सीवीवी। 3 लेवल की तो ये बात हो गई। जी अब आज की डेट में चिप बेस्ड है, आप देख रहे हो चिप लगी हुई है, हाँ ठीक है जी, ये भी हो रहा है। और चौथा, आजकल एक छोटी-सी गड़बड़ है, जो आजकल वाई-फाई इनेबल कार्ड आ गए हैं। जी 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 वाई-फाई इनेबल कार्ड शायद पता होगा आप सबको, कि उसके ऊपर निशान भी रहता है, और यदि आप अपने जो जिससे पेमेंट ड्रॉ करनी है उसके ऊपर टच भी करते हो, तो वो आपके जो पैसे हैं उसमें से जी, काट उसकी लिमिट है लेता पर वो कर सकते हैं। लिमिट है, 2000 तक की जी, लिमिट जी, रहती पर है, वो कर आपने लेते हैं। बचना है कि फिर आपको पता हो। देखिए पता हो। होता क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो सबसे पहले उसको सेफ और सिक्योर रखने की आपको आदत बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, वो कहीं पे भी तो नहीं पड़ा हो सकता है, ठीक है ना। उसको अपने अकाउंट को मॉनिटर करना, देखना, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको देखना कि जितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो आप ही ने की है कि कहीं और कोई कर कोई गया, और कर ठीक गया। है ना। उसको ट्रस्टेड और रेपुटेड जगह पे ही देना। ये नहीं कि अब आप उसको हर जगह पे ही जानकारी डाले जा रहे हैं, ठीक बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। उसका पासवर्ड जो है वो आप स्ट्रॉन्ग और यूनिक रखना, ताकि उसको एक्सेस जब करना आपकी जो आप जिसे हम कहते हैं ई बैंकिंग कहते हैं, उसमें जाके हम एक्सेस कर सकते हैं। उसका पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग हाँ, है बिल्कुल, तो आपके कार्ड तक भी एक्सेस किसी का नहीं हो पाएगा। नहीं हो और पाएगा। आपको अगर सस्पिशियस ईमेल आ जाती है, मैसेज आ जाती है किसी रिक्वेस्ट के लिए कि आप क्रेडिट कार्ड दें, तो फिशिंग साइट हो सकती है। आपने उससे बचना है। आपने किसी को भी अपनी जानकारी नहीं देनी है। अगर ये आप कर लें तो बहुत सारी इसके साथ सर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, क्लोनिंग। हाँ क्लोनिंग, आपने जी सुना जी होगा, जी 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 कार्ड की क्लोनिंग हो रही है। यानी आप कार्ड तो किसी पेट्रोल पंप के ऊपर जाके कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन क्लोन कर ली। सर ये ना चिप में सेव हो गया है। चिप पहले जब मैग्नेटिक आती थी ना, हाँ। मैग्नेटिक से उसको निकालना, टेप से निकालना आसान आसान ठीक होता है था, ना। चिप में थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसलिए वो काफी अब मुश्किल कर रहे हैं हाँ, कि ये स्टेप उठाए जा रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। पर हमें हम समझ होनी चाहिए। भी आज बैंक जो है रेगुलरली आपको भेज रहे हैं, न्यू कार्ड, जी। अपडेट कार्ड भेज रहे जी हैं, या जी फिर चिप वो के चिप बेस कार्ड भेज रहे हैं ना। हाँ, पर अब साइबर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेवारी है? सभी की भाई, सभी की हम भैया। सभी की है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप सिर्फ वो पूरी जिम्मेवारी ले लें या सरकार ले ले, नहीं, हम सबने लेनी है। बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए जो जानकारी आज आपको वीडियो से मिल रही है, बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? देखो, आप चैरिटी तक क्यों नहीं बिगिन पहुंचा रहे का हैं? शुरुआत तो हमें अपने से करनी पड़ेगी। यदि हम साइबर अवेयर नहीं होंगे, तो हम कैसे अपने परिवार को, बच्चों को, समाज को अवेयर कर कर पाएंगे? पाएंगे। हमें खुद को अवेयर करना ही पड़ेगा इसके बारे में। बिल्कुल तो ठीक बात ये करें। सबसे बड़ी बात है। और अगर हम उस पॉलिसी को, रेगुलेशन को समझ पाए, देखो इंडिया ने भी बहुत काम किया है। भारत सरकार ने इसका साइबर सिक्योरिटी का जो प्रावधान था वो दिया था, और उस कारण से बड़ा कुछ अच्छा हुआ है। मगर ये हमें पता तो होना चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर कैसे? साइबर सिक्योरिटी का पूरा पूरा इंटरफेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने तैयार किया हुआ है, वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है सर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे लोगों को, सरकार को चाहिए कि वो आपका भी योगदान लें। और इसके जो साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस चल रही है, इसमें भी बहुत काम चल रहा है। इंटरनेशनल कॉपरेशन भी सरकार ले रही है, और ये सारे जो काम चल रहे हैं, इस वजह से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। भारत सरकार इसके लिए बहुत सारा काम कर रही है, और देखिए बहुत सारे जो डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, वो हमारा सरकार के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं। जैसे आपने सामने जिक्र किया, डिजिटल इंडिया, साइबर भारत, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, साइबर स्वच्छ केंद्र, ये सब चीजें जो है जी वो देखिए, चला साइबर सुरक्षित भारत जिसके बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के चल रहे हैं, जिसे हाँ, प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि डिजिटल इंडिया तो हमने बना दिया, भारत सरकार ने बहुत बड़ी चेष्टा की, और वो हम पूरे समाज के ऊपर ले आए हैं कि आप पेमेंट
भी ऑनलाइन कर लीजिए, पढ़ाई भी कर लीजिए, मगर फिर उसके लिए साइबर सुरक्षित भारत भी तो चाहिए था ना। बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत काम चल रहा है, और अगर हमें उसकी समझ हो तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें योगदान दे सकते हैं। देखिए पुराने अगर हम सिस्टम देखें ना, तो बहुत ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ना, देखिए अमेरिका में बात करें, हम बोलते हैं ना कि बहुत वहां जानकारी की शुरुआत वहीं से होती है, मगर वहीं पे भी बहुत सारे अटैक हुए हैं। ये सारी जानकारी जो मैं देना चाहता हूं ये वहां पे हुई है। तो हमें बचना है, हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता है। वो किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, वो किसी समाज के साथ भी हो सकता है, बैंक के साथ हो सकता है, पूरी संस्था के साथ हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ हो सकता है। इसलिए अगर हम उसमें जागृत रहेंगे तो ये हमारी समस्याएं नहीं होंगी। बहुत सारे देखिए टारगेट 2013 की बात, मॉर्गन अपने अपने सबसे बड़ी संस्था मानते हैं। अटैक हुआ तो देखिए रैंसम का जो आया ना, उसमें देखिए क्या मुश्किल आती थी, जो आप बता रहे थे कि हमारे सिस्टम पे इस तरह का आइकन आ जाता था। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमने आपका सिस्टम हैक कर लिया है, आप हमें बिटकॉइन पे पेमेंट कर दीजिए और आपका सिस्टम दोबारा चल पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम गया। अब वही बात कि जो मेरा मोबाइल है या मेरा जो लैपटॉप है वो तो हजारों का है, पर जो जानकारी वो लाखों करोड़ों की, उसकी वैल्यू उसका तो कोई है ही नहीं। तो वो ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती थी, जिसे हम रैंसम वो मांगते थे। तो इसके बाद में एक चलो बिटकॉइन का भी बहुत प्रचार हुआ, जिन लोगों को नहीं पता था वो मैंने देखा 2017 के बाद ये भी लोगों को बहुत पता चला, पर हुआ है। चलिए ये बात हुई है, पर अब इसका फ्यूचर बहुत है। देखिए क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब ये ऑफिस का कंप्यूटर नहीं रह गया है, ये हमारे जेब में आ चुका है। मेरे पंखे इससे चल रहे हैं, मेरी लाइट इससे चल रही है, मेरा टीवी पे मैं क्या देख रहा हूं वो इससे कनेक्टेड हो गया। तो ये सारी चीजें अगर हो चुकी हैं तो इसके लिए हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का लेसन भी हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। वाक़ई साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफ़ में जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। जैसे आपने यहीं पे लिखा हुआ है कि आजकल जो आईओटी का है, वो बहुत ज़्यादा है। जी जी आप देखिए आपके जो मोबाइल जो हैं, उससे ही आप सब कुछ कर सकते हो। आपके कैमराज़ लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज़ हैं, डोर लॉक्स हैं, थर्मोस्टेट्स हैं, आपके एसीज़ हैं, सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं इससे इससे। चल रही है ना। सब चीज़ें तो आपके मोबाइल, और यदि आपका मोबाइल हैक हो गया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेके स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो स्टॉक मार्केट से कर लेंगे। सब चीज़ें जो हैं आपके इससे कंट्रोल हो रही हैं, और ये सब चीज़ों की चोरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं फिजिकल रूप में। पहले क्लियर किया है, साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को आपके मोबाइल से ही चोरी कर सकते हैं। ये रैंसमवेयर जो हैं, ये आपके जो मालवेयर हैं, ये सारे उसको चोरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस होना लानी पड़ेगी लोगों के बीच में, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को इस साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हैं, साइबर सिक्योरिटी से बचा सके। पर ये जो मैं बताना चाहता हूँ ना सर, कि जब ये इतना कुछ बढ़ रहा है, एजुकेशन में भी देखिए बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है, तो इसमें हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम अटेंड करें इस तरह की साइबर सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रही है, सरकार भी इसे चलाए, एजुकेशन के जो कार्यकर्ता हैं, सिस्टम चलाने वाले ऑफिसर साहबान हैं, वो भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दें कि हमारे टीचर्स को इसकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं हम ये प्रावधान लेकर आए कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए मस्ट हो, क्योंकि एनईपी भी इसमें बहुत बात कर रहा है। हाँ, एनईपी में जी देखिए डिजिटलाइजेशन के बारे में एनईपी में बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट में डिटेल लिखी है कि मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन उसमें बात की गई है। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी को समझना जरूरी है। सर आपको याद होगा कि जब इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर में थे तो उस टाइम पे भी हमने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफी काम किया था। मैडम गिद्दी दुग्गल जी ने उस टाइम पे इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर जो थे हमको तैयार करवाए थे। इसके बाद फिर ये टीचर्स में बहुत प्रावधान बढ़ा। मैं बता रहा था ना कि पहले चेन मैसेज बहुत हमारे ग्रुप में आते थे, अब वो बहुत ही सीमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अवेयरनेस तो आई है अध्यापकों में कि वो बहुत ज्यादा इसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी काफी हद तक अवेयर हुए हैं कि अब ये फेक मैसेज, ये जो फैक्टॉइड्स हैं, इनको अपने ग्रुप में नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना जो साइबर थ्रेट है इसके हमने बचना है, क्योंकि ये हमें पड़ रही हैं, हमारे डेटा पे थेफ्ट हो सकती है, रिस्क है। अगर वो अब उसमें बहुत सारे कारण है, कई बार तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे हमारे पे हैकिंग हो रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, और नई से नई थ्रेट बढ़ रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। सिस्टम को फिर हमें उस मुताबिक बनाने की जरूरत है। तो इसमें सरकार ने भी सोचना है, एजुकेशन सिस्टम ने भी सोचना है, तब ये सारा कुछ हो सकेगा, और फिर वो हमारा जो हमारा रिड्यूस होता जाएगा सिक्योरिटी रिस्क।
वो कब होगा? जब हमें जानकारी होगी। बस बिल्कुल। की मंत्र क्या है कि हमें इसकी जानकारी हो और हम इससे बच सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना ज़रूरी है, उस तरीके से आपको अपनी नॉलेज को भी रेगुलरली अपडेट करना ही जी, पड़ेगा। जब रेगुलर आप अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होनी है ना। बिल्कुल, जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं, जब भी कोई मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर, तो कम से कम उसके बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स को ज़रूर देखिए। जी, उस सिक्योरिटी फीचर को समझिए, किस तरीके से हमने उसको यूज़ करना है, किस तरीके से अपने डाटा को बचाना है। इसलिए हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, इस साइबर सिक्योरिटी से रूबरू होना ही पड़ेगा। तो जी, आज हमारा आपसे इतनी बड़ी बातचीत करने का मेन मकसद भी यही है कि हम टीचर्स के बीच में ये अवेयरनेस पैदा कर सकें कि आप साइबर सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस को समझो, ताकि आप समाज में इस टॉपिक को बच्चों तक बताओ और समाज भी अवेयर हो सके। जी, जी, राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आप आए और आपने बहुत जानकारी जो डिटेल में हमने आज डिस्कशन किया, उससे निकल के आई। बहुत कुछ इनको पता चलेगा, थ्रेट्स क्या थी, किससे हम बच सकते हैं और वो क्या-क्या कारण है जिसकी वजह से हमें जागृत होना, क्योंकि इस टॉपिक का मकसद ये था सबसे बड़ा कि हम बेसिक चीज़ों को समझ सकें और अपनी जानकारी उन विषयों में बढ़ा सकें। तो बिल्कुल। आप यहाँ पे आए, बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। थैंक यू जी, थैंक यू।